नमस्कार, कड़क देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, लोगों से जाकर मिल रहे हैं, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच में और बड़ा सवाल यह है कि आज अचानक से आखिर ये मुद्दा कैसे उठ गया, या राहुल गांधी के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। तो दरअसल पिछले दिनों स्मृति ईरानी ने जो बयान दिया था, उसके बाद ये मुद्दा गर्म है और ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ने लगी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। स्मृति ने कहा कि अब राहुल गांधी की जो राजनीति है वो बदल गई है, वो एक अलग राजनीति कर रहे हैं। वो चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन जिस तरीके की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं वो काफी अलग है। स्मृति ईरानी एक पॉडकास्ट में बात कर रही थी और इस दौरान उन्होंने ये सारी तमाम बातें कही। उन्होंने उनसे जब राहुल गांधी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव आया है और उन्हें यानी कि स्मृति ईरानी को ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक सफलता हासिल की है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या वाकई में राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ने लगी है, क्या आने वाले वक्त में एक प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर उन्हें देखा जा सकता है, उनके लिए क्या कुछ चुनौतियां आगे हो सकती हैं और कितनी टक्कर अब राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को दे पाएंगे। ये तमाम तरह के सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से इस समय हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़े हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस से डॉक्टर टीना हमारे साथ बनी हुई है और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कड़क पर। आलोक जी, चलिए शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं क्योंकि आप प्रतिद्वंदी हैं, तो अब हम आपसे समझेंगे कि स्मृति ईरानी ने जो कहा, आप कितना सहमत हैं उनकी बातों से। आपको भी लगता है कि राहुल गांधी अब जो राजनीति कर रहे हैं वो काफी परिपक्व है और एकदम अलग किस्म की राजनीति है। देखिए पल्लवी जी, मैं स्मृति ईरानी जी के बात से काफी इत्तेफाक रखता हूँ। हम्म। राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल ग्राफ जो नॉन सीरियस मोड पे था, अब थोड़ा सीरियस मोड पे आ गया है और उनका ग्राफ बढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी भी परिपक्वता पूरी नहीं आई है। जी। ज्यादा कदा इस तरीके का बयान देते हैं जिससे उनका बचकाना या इमेच्योर पॉलिटिकल ओवरटोन व्याप्त हो जाता है, पब्लिक में आ जाता है। बट डेफिनेटली जितनी मेहनत उन्होंने की है और कर रहे हैं, उससे उनका ग्राफ पहले से तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है। बट प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए और प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए अभी भी वो कोसों मील दूर है। अभी उतनी स्वीकारता और उतना बड़ा मेजोरिटी शायद निकट भविष्य में उनको या उनकी पार्टी को मुझे मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। और वैसे पब्लिक है, जनता का मूड कब बदल जाए, जनता कब पलट जाए, जनता कब किसके फेवर में खड़ी हो जाए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। बट एट प्रेजेंट गिवन द सर्कमस्टांसेस, जो पॉलिटिकल अभी सर्कमस्टांस भारत में बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी एक मजबूत कद्दावर नेता के रूप में उभरे हैं, पर प्रधानमंत्री के पद से अभी मेरी ये समझ से कोसों मील दूर है। ठीक है डॉक्टर टीना, और क्या कुछ करे राहुल गांधी ऐसा कि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर वो सामने आए, क्योंकि आलोक जी का कहना है कि अभी उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि इस समय देश के अंदर राहुल गांधी एक जननायक के रूप में उभरे हैं और युवा से लेकर सब लोग उनको एक हीरो के रूप में देख रहे हैं। जो काम मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री को करने चाहिए थे, वो आज इस समय देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मणिपुर पर ये लगातार हिंसा हुई, मई से 1.5 साल हो गया है और इससे भी अधिक समय से हिंसा हो रही है, लेकिन वहां कौन गया? वहां राहुल गांधी जी गए। जिम्मेदारी किसकी थी? देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी। लेकिन मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आए और राहुल गांधी जी ने लगातार मणिपुर पर यात्राएं की हैं और
भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप देखेंगे कि उनकी छवि में कितना बदलाव आया है। यही भारतीय जनता पार्टी है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया कि राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने का काम जो है इनकी मीडिया ने, इनके आईटी सेल ने लगातार किया। लेकिन कहते हैं कि चाहे आप किसी की छवि कितना ही बिगाड़ने की कोशिश करे, एक ना एक दिन जनता को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज देखिए कि लगातार देश के प्रधानमंत्री की जो कि कल्ट बना हुआ था, वो छवि किस तरीके से धूमिल हुई। कहा तो कह रहे थे कि मोदी जी का ग्राफ इतना ऊंचा है और आज उनका ग्राफ जो इतना नीचे गया है, उसके पीछे कारण यही है कि देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और वो जिम्मेदारी जो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी लगातार निभाते रहे। और मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप तो स्मृति ईरानी अगर तारीफ कर रही है तो इसके पीछे कारण यही है कि वो अपने आप को ये दिखाना चाहती है क्योंकि देखिए राहुल गांधी जी ने उनके लिए ट्वीट किया था। आप सबने देखा होगा कि एक्स पे पोस्ट किया कि जितने भी कार्यकर्ता है उनकी स्मृति ईरानी जी के लिए कुछ ऐसा ना लिखे। ये एक नेता की एक जिसे कहे कि किसी भी संस्कारी नेता के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके से कह रहे हैं कि इस तरीके से मत करिए। लेकिन भाजपा में नहीं है ऐसा। भाजपा में आप देखिए कि कल ही जिस तरीके से विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन करी, किस तरीके से ट्रोल आर्मी आ गई इनकी उठ के और एक महिला की छवि बिगाड़ने के लिए खड़े हो गए। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो जरूरी है इस समय, इस देश में ऐसे राजनेताओं की जरूरत है जो कि एक साफ छवि के हैं, जो सच्ची ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी वो एक ऐसे जननायक हैं जो कि ऐसी छवि जनता के बीच आ रही है। वो कह रहे हैं कि टी शर्ट पहन रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि उनकी जो सच्चाई थी वो जनता के सामने है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद और लगातार उनकी यात्राएं खत्म नहीं हुई। अभी भी वो मैकेनिक से, कुली से और लगातार गरीब लोगों से जिनको मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी मैं फिर से कहूंगी कि वो राहुल गांधी निभा रहे हैं। वो उन लोगों से मिल रहे हैं और उनका दर्द समझ रहे हैं, उनके दर्द बांट रहे हैं, उनके आंसू पूछ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा विपक्ष का नेता जो आज जिससे उम्मीद देश के प्रधान, क्योंकि 10 साल हो गए, कहते हैं कि हम तो तीसरी बार सरकार में आ गए हैं और हम बार बार कहते हैं कि देखिए साहब, आप तीसरी बार जरूर आ गए हैं, लेकिन आपने जो एक वो कहते हैं इकबाल जो जनता के बीच होना चाहिए था वो खो गया है। आज देश के प्रधानमंत्री का आप चेहरा देख लीजिए, बड़े मायूस नजर आते हैं। ये वही प्रधानमंत्री है जो कहते हैं 56 इंच का सीना, और आज देखिए कि किस तरीके से वो नजर आते हैं और कैमरे के सामने, क्योंकि इनकी छवि जो है वो मीडिया ने बनाई थी। वो मीडिया ने छवि बनाई और वो मीडिया की छवि जो है वो धूमिल इसलिए हुई क्योंकि आप कितनी भी मीडिया कोशिश कर ले कि एक व्यक्ति को आप इतना महान बता दें, 56 इंच का सीना और ऐसा, लेकिन अगर आप जनता के बीच में नहीं, आप जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे राजनेताओं की जरूरत नहीं है। और अब जो ये कह रहे हैं, आलोक साहब कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री, आपको मुझे बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री अभी राहुल गांधी जी जो है यूएस में है। आपने देखा होगा कि किस तरीके का हुजूम जो है उनसे मिलने के लिए बेकरार है, उनसे मिलना चाहता है, उनसे सवाल पूछता है, यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है। इसके पीछे कारण यही है कि एक ऐसे दूरदर्शी और एक ऐसे विजनरी नेता को लोग सुनना चाहते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री को, मुझे अभी भी याद है कि जब कॉलेज में आए थे, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए थे एक बार भाषण देने के लिए, क्या बात कर रहे थे वो, ये कह रहे थे कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना कोई विजन नहीं दिया था। लेकिन आज राहुल गांधी जी एक विजन दे रहे हैं। आज युवाओं से मिलते हैं, छात्रों से मिलते हैं, तो उनको बताते हैं कि एक विजन ऐसा होना चाहिए, आइडिया ऑफ इंडिया क्या होता है वो राहुल गांधी बता रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जननायक की भूमिका जो है और राहुल गांधी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और ये सिर्फ हम लोगों का, हम कांग्रेसी हैं इसलिए हम नहीं कह रहे, ये सब युवाओं का और ये पूरे देश का 140 करोड़ का युवाओं का, लोगों का भरोसा है। किसान, युवा, मजदूर, महिलाएं, सब लोगों का एक भरोसा है कि एक ऐसे नेता हमारे सामने। युवा जो है अब राहुल गांधी के तौर पर अपने भविष्य के लिए नेता देख रहे हैं। विपिन जी, जननायक की उपाधि दे दी गई है राहुल गांधी को, तो आपको क्या लग रहा है? और सोशल मीडिया पर भी, क्योंकि उनके सोशल मीडिया पर नजर डालो तो उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और ज्यादातर युवाओं से जब बात की जाए, क्योंकि देश को एक युवा नेता चाहिए, तो युवा नेता के तौर पर राहुल गांधी ही दिखाई देते हैं। विपिन जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा पल्लवी जी, क्योंकि अब ऐसी चर्चाएं बड़ी कम होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे की बात के बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा है कि आलोक जी ने भी बड़ा धैर्यपूर्वक सुना, टीना जी ने भी सुना, तो वही मैं अपेक्षा करूंगा, क्योंकि दोनों ही बड़े सम्मानित प्रवक्ता है अपने अपने राजनीतिक दलों के। देखिए, यहाँ पर अगर हम 2 कार्यकालों की बात करें
2014 और 2019 जब देश के अवाम ने स्पष्ट प्रचंड बहुमत भाजपा को, नरेंद्र मोदी को दिया, तो वहां पर हम लोग ये अपेक्षा में थे, इंतजार में थे कि कांग्रेस, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी एक मजबूती से उभरे और मजबूत विपक्ष की तरह सामने आए, सरकार को घेरे, उनकी खामियों को उजागर करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब अच्छी बात है कि जो ये चुनावों के नतीजे आए हैं 2024 के, ये मुझे लगता है आने वाले वक्त में, पल्लवी जी बड़े विश्वास, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, बहुत बड़ी केस स्टडी बन के उभरेगा। क्योंकि यहां पर सबको कुछ ना कुछ मिला है, और जैसे कहा जाता है यू विन सम यू लूज सम, तो यहां पर सबके लिए मंथन करने की आवश्यकता है। क्योंकि यहां पर अगर ये बोला जाए कि भाजपा की हार हो गई, तो जनाब ये मंथन करने की आवश्यकता है। सरकार तो उन्हीं की है, और प्रधानमंत्री तो बतौर प्रधानमंत्री का कार्यभार नरेंद्र मोदी तीसरी बारी कर रहे हैं। तो यहां पर ये कहना कि करारी हार हुई तो ये भी गलत होगा, और ये कहना कि कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन रहा तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि तुलना करनी पड़ेगी 2014 से और 2019 से। तो वहां पर ऑन अ कंपैरेटिव नोट द कांग्रेस, मैं बस बीच में ऐड करना चाह रही हूँ विपिन जी, आप अपनी बात रखिएगा। अगर हम अभी के लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं, तो हम उसे इंडिया का प्रदर्शन समझें या कांग्रेस का प्रदर्शन समझें? बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, बहुत बढ़िया। देखिए, यहां पर जो भी पॉलिटिकल पंडित्स आकलन करने बैठे हुए थे पहले, पिछले कुछ 4-5 सालों से, वो लोग देवर लिटरली ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ राइटिंग कांग्रेस ऑफ, कि आप उनके जैसे पॉलिटिकल ऑबिचुरी लिख रहे हैं कि कांग्रेस एक थी कांग्रेस। ये सब निराधार बातें। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर आप कोई पॉलिटिशियंस की, राजनेताओं की कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, ठीक है। तो वहां पर ये बातें कि कब कौन स्टेज कर जाए कमबैक, कुछ नहीं कह सकते। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। आखिरी गेंद तक आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि मैच कौन जीतेगा। तो अंतिम गेंद में अगर छक्का लग जाए या क्लीन बोल्ड आउट हो जाए बैट्समैन, तो फिर वो आप जीती हुई बाजी भी हार सकते हैं और हारी हुई बाजी भी जीत सकते हैं। तो यहां पर यही बात नेताओं पे लागू होती है कि कब, क्योंकि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, लोकतंत्र का महापर्व है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर कभी जीत कभी हार, सीसॉ बैटल है। तो यहाँ पर सत्ता पे कोई भी काबिज नहीं रह सकता हमेशा के लिए, ये बात तय है। और सबसे बड़ी बात है कि द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो यहां पर अभी जो ये प्रदर्शन रहा है, तो निश्चित बात है नई ऊर्जा आई होगी कांग्रेस के संगठन में, और जितने कार्यकर्ता हैं उनमें नई उम्मीद की किरण आई है। और अभी भी ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस आलोक जी, टीना जी जो अपनी नेताओं का महिमा मंडन करेंगे, तो ये दिस इज स्वाभाविक है, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग ये अपने नेताओं की तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मविश्वास तो 7वें आसमान पर होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात है, आत्मविश्वास एक बात है और अहंकार दूसरी बात है। कि आप ओवर कॉन्फिडेंस, कहने को ये शब्द बिल्कुल पर्याय है, बिल्कुल मिले जुले हैं, लेकिन बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्यों मोहन भागवत जी ने, आरएसएस मुखिया ने क्यों बोला अहंकार नहीं होना चाहिए? किसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे कि भाई अहंकार, आप बार बार हर एक मंच पे बोल रहे हैं 400 पार। जनता जनार्दन होती है। आप जनता को क्या समझते हैं? बरगला नहीं सकते। जनता के पास अच्छा संदेश दे। जनता, उनको ह्यूमिलिटी चाहिए कि आप मॉडेस्ट होके बात करें, जनता के बीच जाएं। एरोगेंट नेता नहीं चाहिए किसी को भी। यहाँ पर नेता ऐसा हो जो एक्सेसिबल भी हो, आपके लिए तैयार हो। ऐसे ना हो सीसीटीवी में देखा नेताजी ने और बोल दिया अपने समर्थकों को कि नहीं बोलो नेताजी घर पे नहीं है। कि जनता जब कुछ अपनी गुहार लगाने आए हैं, और यही बात है कि एक्सेसिबल भी हो और यहाँ पर तत्पर रहे हमेशा काम के लिए, काम करने के लिए। क्योंकि अगर वो बोलते हैं हम लोग सेवक हैं और जनता के नुमाइंदे हैं, तो वहां पर उनको तैयार रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, एरोगेंसी की कोई जगह नहीं है कि आप बिल्कुल अहंकार ले आए। तो ये बात सब पे लागू होती है। ये नहीं, मैं देखिए बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूँ, अहंकार सब में रहा है। कहते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो सत्ता के नशे में तो हर कोई चूर हो जाता है। तो बहरहाल मुद्दा ये है कि यहाँ पर अभी सफर काफी लंबा है, क्योंकि यहाँ पर अगर 240 पे भाजपा सिमटी है, तो इस तरफ भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि बाकी राजनीतिक दल इंडिया अलायंस के, उन्होंने सबने मिलके भी वो भाजपा का आंकड़ा नहीं बना पाए। और वो तो 233 234 पे हैं, और यहां पर ये लोग 240 अपने दम पे लेके आए हैं, और तीसरी बार आना अपने आप में एक कीर्तिमान है। लेकिन यहां पर जो
एक पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो नीचे आया है, इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और क्यों? कारण तो रहा है कि राहुल गांधी जी ने, जो निश्चित बात है बड़े प्रतिभाशाली हैं और बहुत लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हैं, और कि एक अच्छा नेता उभरे, और जनता को एक नेता की आवश्यकता है कि एक नेता आए जो मार्गदर्शन कर सके, शीर्ष नेतृत्व कर सके देश का अंतरराष्ट्रीय पटल पे, ताकि देश को आगे बढ़ा सके, हम लोग महाशक्ति बना सके। सबका एक सपना है, इसमें राजनीति का मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्या कारण था। राहुल गांधी जी ने जब एक टिप्पणी करी थी, एक कमेंट करा था, उन्होंने बोला था कि अगर प्रियंका वाड्रा चुनावी मैदान में उतरती तो नरेंद्र मोदी को शिकस्त मिल जाती वाराणसी से। तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि वो दोनों सीटें उन्होंने भी निकाली, और साथ साथ वो प्रियंका वाड्रा की उन्होंने बात करी, तो इसका मतलब है जब उन्होंने देखा कि वाराणसी में जो वोट शेयर कम हुआ है, और भारी संख्या में, भारी कोई ऐसा नहीं है कि उसमें, वहां तो पहले तो एक कीर्तिमान स्थापित करा था नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री जब वो वहां से उम्मीदवार थे। लेकिन इस बारी वाराणसी से जो उनका प्रदर्शन रहा है वो निश्चित बात है निराशाजनक रहा है। जीत हासिल करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हर एक वोट की कीमत है। चाहे एक वोट से आप जीते, जीत होती है, हार होती है। तो लेकिन यहाँ पर ये मंथन के लिए काफी कुछ है भी, क्योंकि सफर काफी लंबा है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपने आज ये सवाल जो चर्चा रखी है राहुल गांधी पे रखी है और स्मृति ईरानी के इस बयान पे, तो देखिए ये मुझे लगता है कि ये उन्होंने, जैसे कहते हैं कि शी हैज जस्ट रिटर्न द फेवर, कि एक तरह से जो उन्होंने जेस्चर करा, बड़ा दिल दिखाया, बड़प्पन दिखाया, जो नेताओं से उम्मीद करी जाती है। राहुल गांधी जी ने अपने जो ट्रोलिंग कर रहे थे स्मृति ईरानी की, या जो एक तीखे प्रहार कर रहे थे, तो उनको बोला कि आप ऐसे ना करें, तो एक बड़ा अच्छा संदेश जाता है जनता के पास। वही बात स्मृति ईरानी ने अगर आज भले ही उनके विपक्ष में है तो उनको उनकी तारीफ करिए। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वी शुड रीड मच इनटू ऑल दिस। ये नेताओं से उम्मीद करी जाती है कि आप पार्टी लाइन से हटकर कुछ ऐसी बातें करें जो जनता के गले उतरे। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी दर्शाता है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी दर्शाता है कि नेता कितना सुलझा हुआ है। ठीक है आलोक जी, डॉक्टर टीना ने एक बात कही कि जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो काम राहुल गांधी ने किया, और इसी के साथ मणिपुर, विनेश फोगाट जैसे कई बड़े मुद्दे भी उन्होंने उठाए हैं। देखिए पल्लवी जी, राहुल गांधी सेलेक्टिव यात्रा करते हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए यात्रा करते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शन के लिए बोलते नहीं है। इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट रखने के लिए मुंह पे कभी कभी टेप लगा लेते हैं। स्वागत योग्य है उनका मणिपुर जाना, लेकिन संदेश खाली क्यों नहीं गए? कलकत्ता क्यों नहीं गए? कोलकाता क्यों नहीं गए? अयोध्या क्यों नहीं गए? और जहां डीएनए प्रूव हो गया यादव पे कन्नौज में, उस पर क्यों नहीं, वहां क्यों नहीं गए? क्या वहां की महिलाएं नहीं थी? वहां की औरतें नहीं थी? वहां की बेटियां नहीं थी भारत की? उनके आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है या नहीं बनता है? तो ये सिलेक्टिव राजनीति करना, ये थोड़ा देश की जनता समझ रही है। और जैसा कि अभी हमारे मित्र विपिन शर्मा जी ने कहा, जो मैंने पूर्व में कहा था, हनहूज दिल्ली दूरस्थ, अभी लंबा सफर तय करना है राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए। इस तरीके की सिलेक्टिव राजनीति करके आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? चलिए सर, वो तो सत्ता में है भी नहीं, अगर वो नहीं गए उससे आपका स्टैंड जम्मू एंड कश्मीर में क्लियर नहीं है। आप एनसी कह रही है हम 370 हटाएंगे, जो उसके पावर की बात नहीं है, वो बरगला रही है वहां की आवाम को। 370 सेंटर ही हटा सकता है, राज्य को अधिकार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक इस पर अपना मंतव्य या पार्टी का मंतव्य स्पष्ट नहीं किया कि वेदर ही विद 370 और वेदर ही इज अगेंस्ट 370।
हाँ, रामबन की आवाम जानना चाहती है। रामबन की रैली में राहुल गांधी ने कही थी सर, धारा 370 पर रामबन की रैली में राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि पूर्ण राज्य का दर्जा वापस जो है वो किया जाए। उन्होंने कुछ इस तरीके की बातें कही थी कि हम धारा 370 पर बात रखेंगे पल्लवी आगे। मैडम 370 और पूर्ण राज्य का दर्जा दो अलग अलग धुरी की चीजें हैं। जी 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 370 के बारे में उन्होंने कभी तक कोई मंतव्य नहीं दिया है स्पष्ट। लोगों की, उन्होंने कहा कि लोगों की जो राय होगी उस पर काम करेंगे। जी, हम बात आगे रखेंगे। वेरी वेग स्टेटमेंट। पल्लवी जी 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 बताइए टीना जी। देखिए अभी साहब ने खुद ही कहा लोग जी ने कि लोगों की राय होगी, तो अब इन्होंने देखिए किसान बिल लेकर आए, क्या इन्होंने किसानों से पूछा था? नहीं पूछा, फिर इनको माफी मांगनी पड़ी। तो देखिए जो जिस वर्ग के लिए बात कर रहे हैं राहुल जी, उनसे पूछना भी तो चाहिए ना, उनसे मिलकर अग्निवीर जैसी मूर्ख योजना लेकर आ गए। आप देखिए अग्निवीरों से कौन मिल रहा है? राहुल गांधी जी मुलाकात कर रहे, पूरा डेलीगेशन आया और राहुल गांधी जी ने उनसे मुलाकात करी। और ये जिम्मेदारी, ये इस तरीके की योजनाएं ले आते हैं बिना पूछे, बिना डिस्कस किए। आपको चर्चा करनी चाहिए, जिस वर्ग के लिए जो योजना लेकर आ रहे हैं उनको चर्चा में हिस्सेदारी लानी चाहिए, तभी आप आगे कोई ऐसी नीति बनाए। आप देखिए किस तरीके से, मैं तो हरियाणा से आती हूँ, युवा जो है वो कितने त्रस्त है इस बात को लेकर कि एक ऐसी योजना लेकर उनके सर पे रख दी है। तो इस बात को समझिए कि जब राहुल गांधी जी इस तरीके का, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ये किसानों जैसे मुद्दे पर ये कुछ नहीं टिप्पणी करते हैं, इनकी एक नेता है वो तो क्या आतंकवादी क्या कुछ नहीं बोल देती है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इस समय जो राजनीति राहुल गांधी जी लेकर आए हैं वो अपने आप में मान्य है, वो लोग स्वीकार कर रहे हैं, जनता स्वीकार कर रही है। और हमें भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की थोड़ी जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि क्या प्रधानमंत्री बनने लायक है कि नहीं लायक, तो फिर तो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही वो प्रधानमंत्री है जो मुजरा, मंगलसूत्र, मछली क्या क्या बोल रहे थे। किसी भी प्रधानमंत्री के मुंह से क्या आज से आज तक ऐसे शब्द सुने हैं? यही वो प्रधानमंत्री है जो कह रहे थे कि क्या बोल रहे थे कि बछड़ा, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति है जो पब्लिक फिगर नहीं है, उनके मुंह से भी हम ये सब सुनना नहीं चाहते, उनको भी हम चुप कराते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द बोलने चाहिए? नहीं बोलने चाहिए। आप अगर अपने आप को कह रहे हैं कि भाई मैं तो देश के प्रधानमंत्री, 56 इंच का सीना, महामानव, विश्व गुरु, तो शहनशाह को ऐसे शब्द मुझे लगता है नहीं बोलने चाहिए। उनको अपने शब्दों पर मुझे लगता है लगाम लगानी चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। इससे अच्छा तो टेलीप्रॉम्प्टर से वो देखकर पढ़ते जरूर है, लेकिन उनको जो भाषण लिखता है, उनका जो स्क्रिप्ट राइटर है, उनको चेंज करना चाहिए। उनको एक ऐसे स्क्रिप्ट राइटर को लेके आना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो रिसर्च करता हो, जो ये जनता की भावनाओं को समझता हो। राहुल गांधी जी किसानों के साथ साथ महिलाओं से भी मिल रहे हैं। आप देखिए कि मैं हरियाणा का इसलिए जिक्र कर रही हूँ, हरियाणा में चुनाव है और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, परोल पर किसको छोड़ रहे हैं? राम रहीम को लगातार परोल पर दे रहे हैं। और एक बात और भी मैं ऐड कर देती हूँ, जिस व्यक्ति ने, जो जेलर है जिसने सांगवान, जिसने राम रहीम को परोल पर छोड़ा है, उनको इन्होंने टिकट दे दिया। अब आप सोचिए कि ऐसे व्यक्ति को तो अब आपको कहीं जेलर, हाईकोर्ट के जज कहीं देखने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि सारे जो लोग हैं ये तो अपनी पार्टी में भर्ती करते हैं। ये कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त करने हम चले हैं, इनके यहाँ पर कांग्रेस मुक्त करने के चक्कर में कांग्रेस युक्त हो गई है। हमारे यहाँ से निकली सेक्रेटरी, उनकी बेटी को भी टिकट भेज दिया, और जो इनकी किरण चौधरी है उनको राज्यसभा भेज दिया। तो ये समझने की जरूरत है इनके नेता क्या करें, इनके कार्यकर्ता क्या करें, वो सिर्फ झंडा लेने और दरिया बिछाने के लिए है। दो चीजें हैं इसमें। पहले आप मुझे ये क्लियर कीजिए, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की अभी हाल फिलहाल के चुनाव में जो भी दुर्गति हुई या फिर जो भी उनकी सीटें, वोट शेयर कम हुआ, उसकी वजह क्या है? आपको लग रहा है कि विपक्ष इतना ताकतवर हो गया, राहुल गांधी की ताकत की वजह से ऐसा हुआ, या सरकार अपनी ही गलतियों की वजह से नीचे चली गई? देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, ये विकास का सिर्फ झुंझुना बजाते रहे जनता के सामने, और विकास का झुंझुना बजाते रहे लेकिन कोई कार्य नहीं किया। तो जनता कोई इतनी मूर्ख नहीं है कि इनको बार बार, जैसे कहते हैं काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती है, तो इनको बैठाएगी बार बार। और जिस तरीके से इन्होंने, इनके नेता खुद निकल कर बाहर आकर क्या बोल रहे थे कि हम तो संविधान, हम 400 पार जाएंगे, हम संविधान बदल देंगे। और ये जनता के बीच मैसेज गया कि अगर ये सत्ता में 400 पार ले का नारा जो ये दे रहे हैं, अगर ये दोबारा से सत्ता में बैठे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो संविधान बदल देंगे। और ये संविधान
बदलने की जो मंशा है वो जनता के सामने आई। पहले आरएसएस के मोहन भागवत लगातार कहते रहे कि हम संविधान हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए। फिर इन्होंने क्या कहा, इनका एक मैसेज ये भी गया जनता के बीच, ये कहते हैं कि शिक्षा का निजीकरण लगातार करते हुए एससी एसटी समाज के ऊपर एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखिए, सबसे ज्यादा जो है एट्रोसिटीज इनके शासन में हुआ, 2014 से लेकर 2024 तक सबसे ज्यादा हुआ। और इन्होंने अभी पार्लियामेंट में ये आंकड़ा दिया गया है कि लगातार इनकी सरकार में सबसे ज्यादा जो है जो वंचित समाज है उसके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़े हैं। तो इससे जनता के बीच जो मैसेज गया वो मुझे लगता है कि जाहिर तौर पर जनता को भी समझ में आ रहा है कि नहीं, इनको सत्ता पूर्ण बहुमत से तो नहीं बैठाना है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, अभी जो ये आम चुनाव हो जाएंगे उसके बाद से सरकार बचने वाली नहीं है। इनकी जो ये बैसाखी है ये टूटने वाली है, गिरने वाली है। ये अब थोड़े समय के लिए जितना घर भरना है, जितने हेडक्वार्टर और बनाने हैं बना ले। इनके पास अभी ये बस सिर्फ ये हरियाणा और झारखंड जितने चुनाव है, ये आम चुनाव होने के बाद ये अपना बैग पैक करने की तैयारी कर ले। इसलिए देखिए मोदी जी बहुत मायूस, जिसे मैंने कहा बहुत चुप रहते हैं, मायूस रहते हैं। अदरवाइज हमने तो देखा है कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद 2019 में आपने देखा किस तरीके इनके यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे थे। तो मैं बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो ये छवि राहुल गांधी जी की ये बना रहे थे, उस छवि को ध्वस्त करने का काम जो है जनता ने खुद किया। और राहुल गांधी तो पहले भी वैसे ही थे जैसे अब हैं, वो पहले भी जनता के बीच में थे। वो यात्रा जो अब कर रहे हैं वो पहले भी जनता के बीच, हमें अभी भी याद है कि दलित बस्तियों में सबसे पहले राहुल गांधी जी गए थे। तो ये आपके दर्शक सुन रहे हैं तो मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति की जो छवि है बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे वो पूरी तरीके से फेल हो गई। आज मोदी जी के लिए सब लोग यही कहते हैं कि टीवी पर आते हैं तो चैनल बदल देते हैं, क्योंकि उनका भाषण ही वो बहुत बोर करते हैं, ये कहते हैं जनता। तो और राहुल गांधी जी को सब सुनना चाहते हैं। आपने देखे व्यूज भी देखे होंगे, एक तरफ राहुल गांधी जी का भाषण है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री का भाषण है। आप पार्लियामेंट में भी देखेंगे कि कैमरा जो है राहुल गांधी जी की तरफ नहीं होता, ओम बिरला की तरफ होता है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी को सुना जाता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी की छवि को चाहे कितना ही प्रयास कर ले, वो बिगड़ने वाली नहीं है। और वो एक जननायक के रूप में उभरे हैं और जनता के बीच है, और जनता के बीच लगातार वो मुद्दे उठाते रहेंगे। और ये इन्होंने अभी जो कहा कि फलानी जगह नहीं गए, ढिमकी जगह नहीं गए, आप मुझे बताइए देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है या विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है? विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी तो जितनी है वो कर रहे हैं, जितना प्रयास कर सकते हैं। अरे आपके पास तो सब कुछ तामझाम सब कुछ है, सारे संसाधन है। गृह मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों, आप लोग के कानों में रुई डाल के बैठे हैं? अभी ये बोल रहे हैं कि हम, एक तरफ राहुल गांधी जी है जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, एक तरफ नफरत की राजनीति। योगी जी का बयान भूल गए आप, बटेंगे कटेंगे, कौन बयान दे रहा है? अगर वो देश में ऐसी नजीर पेश ना करे तो इस तरीके के कांड नहीं होते। आप सोचिए कि 86 हर रोज 86 बलात्कार हो रहे हैं, उसके पीछे कारण यही है कि ये लोग जो है हमेशा भाजपाई जो है ऐसे दुराचारियों का संरक्षण देते हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। इसकी वजह से ये सब देश में हो रहा है। आप अगर, हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप बैठाइए ना, आप पार्लियामेंट संसद बैठाइए स्पेशल सेशन, आपने महिला रिजर्वेशन बिल पर बुलाया था, अभी भी बुला लीजिए और उस पर चर्चा करिए और देखिए कि किस तरीके से देश के अंदर महिलाएं असुरक्षित है, उसके पीछे कारण क्या है। और जहां मैं आपकी चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर इस तरीके के कांड हो रहे हैं। साथ ली वही वाली बात है ना। अगर आप टीना जी ये बोल रही हैं, कौन सी पार्टी में, एक पार्टी मुझे बता दीजिए जो बिल्कुल साफ सुथरी छवि की रही हो, कि जिसने कभी कुछ कहा ही ना हो, या रेप के मामले पर, या महिलाओं से बदतमीजी और महिलाओं के साथ जो भी शोषण हो रहे हैं उनके मामले पर मुखर रही हो। राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से और अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्दों पर राजनीति। बिल्कुल, मैंने आपका सवाल सुना। देखिए दिल्ली के अंदर, जी दिल्ली के अंदर सुनिए, नहीं देखिए सुनिए, दिल्ली के अंदर निर्भया कांड होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनते हैं, और यही वही राहुल गांधी जी हैं जो उनकी मां का पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी भाई की जिम्मेदारी लेते हैं। आज मुझे बता दीजिए, बहुत बंगाल कर रहे हैं, कब गए देश के प्रधानमंत्री और किसकी जिम्मेदारी ली? हम तो चाहते हैं इस देश में निर्भया क्यों ना हो, लेकिन ये लोग जब जानबूझकर, जब इनके यहाँ ऐसे प्रज्वल रेवन्ना के लिए जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वोट दीजिए, मेरी हाथ कंधे मजबूत करिए, तो इस तरीके के संरक्षण देने के बाद जब प्रधानमंत्री ऐसे पेश आते हैं और ऐसे बयान देते हैं तो लोगों का हिम्मत बढ़ता है। इनके खुद के कार्यकर्ता जो है IIT BHU में, आप भूल गए कौन थे वो 2 लड़के? वो इन्हीं के नेता थे, इन्हीं के कार्यकर्ता थे, IT सेल के ही थे वो, जब वो कांड हुआ। लेकिन इनको संरक्षण मिल जाता है, बच के भाग जाते हैं।
कैसे आपके राज्य के एक मुख्यमंत्री ने चुनावों की वजह से रेप का इतना बड़ा मामला दबा दिया था, हमें तो वो भी याद है। तो मैं बस वही कह रही हूँ कि महिलाओं आप के किस आप मामले में नहीं नहीं आप किस नहीं नहीं आपने क्या कहा, आपने किस राज्य के लिए कहा, ये आप मुझे बता सकती हैं? राजस्थान के लिए बात कही और उस समय अशोक गहलोत वहां पर देखिए मुख्यमंत्री। राजस्थान में आप बताइए कि किस तरीके से आप राजस्थान में नहीं नहीं महिलाओं नहीं की क्या आप हालत है और क्या स्थिति है, राजस्थान में आप आप लिख लीजिए या आप जैसे भी बताना चाहें, आप भी जानते हो हाईएस्ट भली भांति। हाईएस्ट रेप इन इंडिया, इन राजस्थान। अच्छा, तो आप यूपी भूल गए? यूपी क्राइम रेट में सबसे नंबर 1 कौन बन गया है? यूपी बना है। आप ये भूल गए? आपने ये तेरा राज्य मेरा राज्य ये सब मैं इस डिस्कशन में पढ़ना भी नहीं चाहती और मैं इस तरीके की चर्चा भी नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जहां पर भी इस तरीके की घटनाएं होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो सबके लिए, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं। मुझे लगता है कि जहां जहां इस तरीके की कांड होते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आज तक नहीं हमारे किसी नेता ने इस तरीके के बयान नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बचाती है। ब्रजभूषण को बचाने का काम किसने किया? किसने संरक्षण दिया? अगर ब्रजभूषण को, अगर विनेश फोगाट को न्याय मिल जाता, वो कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है ज्वाइन ही नहीं करती। 400 पार तो छोड़िए, 300 तक भी नहीं पहुंच पाए, उसी का भुगतान भुगत रहे हैं वो। विपिन शर्मा जी। देखिए, मैं सबके विचार सुने अभी। मैं सर्वप्रथम एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर हम एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि भावी प्रधानमंत्री हैं या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के समर्थक जो हैं, वो राहुल गांधी जी में एक प्रधानमंत्री देखते हैं भविष्य के। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ सवाल ये उठता है, एक तरफ हम लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में जाकर संविधान की कॉपियों को हम दिखाएं तो बहुत अच्छा संदेश है कि आप संविधान का सम्मान करते हैं। तो जरूरी नहीं है उसके लिए कि आपको हाथ में लेके आपको जाना है। तो यहाँ पर एक जो उसका संविधान का जो मान सम्मान है वो आपके दिल में होना चाहिए। लेकिन अगर आप सम्मान दिखा रहे हैं, विपिन जी देखिए, नहीं मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। नहीं आप विनती करिए, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री क्यों झुक रहे हैं? वो इसलिए झुक रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी संविधान लेकर गए, इसलिए झुक रहे हैं। संविधान मानने वाले आप लोग नहीं है, आप लोग संविधान के शुरू से खिलाफ रहे हैं, इसलिए इस तरीके की टिप्पणी मत करिए, इसलिए मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया। नहीं, आपने अगर पूरा पूरे विचार सुने होते तो आप शायद बोलते नहीं अभी। देखिए, मेरे आग्रह करूंगा आपसे कि बीच में ना बोलें, बस विनती करूंगा। वो देखिए, जो एक फ्लो होता है, लय होती है, वो बिगड़ जाती है। मैं आपको सरल तरीके से एक बात बोलना चाहता हूं। मुझे भी आपत्ति हो सकती है, आपने कई बातें बोली। आपको लग रहा है मैं झूठ बोलने दूं आपको चैनल पर? आपको लग रहा है झूठ बोलने दूं? अरे दर्शक देख रहे हैं, कम से कम। नहीं आप मत, तो आप कुछ भी झूठ बोलकर निकल जाएंगे। नहीं टीना जी, मैंने तो ये बात शब्द इस्तेमाल ही नहीं करा। मैंने ये बोला, कुछ आलोक जी ने बोला। अगर आप राजनीतिक विश्लेषक है तो अपना धर्म निभाइए साहब। आप अगर बीच में नहीं बीच में ठीक है, लेकिन अगर आप राजनीतिक विश्लेषक है तो अपना धर्म निभाइए। आप वही बात करिए जो उचित है। आप ये मत कहिए अगर राहुल गांधी जी संविधान लेके गए तो इसमें बुराई क्या है? आप पहले बोलने तो दीजिए, पहले विचार दो। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, देखिए कि अगर आलोक जी कुछ बोल रहे हैं या आप कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि मैं आप लोगों की बात से इत्तेफाक रखूं। मैंने उस पर बात बोली कि लेकिन मैं चुप था। मैंने बोला मैं अपने समय में बोलूंगा, अपने विचार रखूंगा। ये जरूरी नहीं है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि दैट आई मस्ट एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग और व्हाट मिस्टर आलोक इज सेइंग। आई एम एंटाइटल्ड टू माय ओन व्यूज and so is every citizen of the country. That is democracy. So what I'm trying to say is very simple कि जब हम एक तरफ संविधान की बात करते हैं लोकतंत्र के मंदिर में, बहुत अच्छी बात है, हम उसको सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन साथ साथ हमें अपना स्टैंड क्लियर, नेताओं को ये ऐसा तो नहीं है कि क्षेत्रीय क्षत्रप है वो, अगर हम भावी प्रधानमंत्री उनको बोल रहे हैं तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं या जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पे उनको स्टैंड क्लियर करना चाहिए, या उनके राजनीतिक दलों को, उनकी पार्टी के बाकी जो प्रतिनिधि है, नुमाइंदे, कि आप बांग्लादेश, कोई नेता अगर बोल रहा है कांग्रेस का कि बांग्लादेश वाले हालात यहां पर बन जाएंगे, तो ये तो आप खुद संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि आप बोलते हैं कि यहां पर, एक तो बोलते हैं आप संविधान को हम सर्वोपरि मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब लोग इत्तेफाक रखेंगे उस बात के साथ, लेकिन साथ साथ अगर कोई ये बात बोले कि यहां पर हिंदुस्तान में बांग्लादेश वाले हालात बन जाएंगे तो हम उसको कैसे स्वीकार करेंगे? तो वहां पर, और साथ में आप जिनके साथ
अलायंस में है, जम्मू और कश्मीर में जो चुनाव है, तो वहां पर अगर कोई बोल रहा है अफजल गुरु की फांसी पे सवाल उठा रहा है, तो वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, उस पर कैसे कोई सवाल उठा सकता है? उस पर तो पूरा ट्रायल हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद उस निर्णय पे पहुंचा गया। तो वहां पर ना इसको धर्म से जोड़ा जाए। हम तो हर एक मंच पे, जो आप मेरे को धर्म की बात बता रहे हैं, हर एक मंच पे बतौर पत्रकार बड़े जिम्मेदारी से हम लोग बात बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ये बात हम लोग बोलते हैं कि हम सर्वधर्म सम्मान करने वाला मुल्क है, हर एक की धार्मिक भावना का सम्मान करते हैं, और आतंक का कोई धर्म नहीं है। टेरर हैज नो रिलीजन। तो जब हम एक तरफ ये बात बोलते हैं टेरर हैज नो रिलीजन, then in the same tone and tenor we must understand, we must accept the fact कि दैट हम रिलीजन को क्यों बीच में लेके आते हैं। वहां पर क्यों हो गया कि अफजल गुरु, क्यों हम बोल रहे हैं सिंपैथी अलग है, वहां पर पब्लिक सेंटीमेंट अलग है। कश्मीर में कमाल है जनाब, वहां पर तो एक नई नींव रखी गई थी, नई सुबह का आगाज हुआ था। 370 और 35 से धारा जब हटाई गई, इतने वर्षों से धरती का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर, हिंदुस्तान का मुकुट कश्मीर, वहां पर किसका उद्धार हुआ था जब 370 ये स्पेशल प्रोविजन बनाया गया? तो वहां पर ये समझना चाहिए कि कुछ कार्य या रिफॉर्म्स या पहल इनिशिएटिव्स अगर राष्ट्र हित के होते हैं, तो वहां पर तो एक मंच पे खड़े होना चाहिए नेताओं को, राजनीति से ऊपर उठकर। बहरहाल मुद्दा यह है कि निश्चित बात है, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है। मैं दोनों पहलुओं को उजागर करूंगा संक्षेप में यहां पर, कि जो भाजपा की भी खामी है, अगर आप लोग बोलते हैं कि वॉशिंग मशीन है इनके पास, कि बाकी दागी नेता जिन पे ये लोग आरोप लगाते थे, वो लोग जब इनके साथ हाथ मिला लेते हैं, इनके दल में शामिल हो जाते हैं, तो सारे दाग धुल जाते हैं। तो ऐसे तो मंथन करने की आवश्यकता है कि कोई डिटर्जेंट पाउडर विपक्ष के पास भी लगा हुआ है, मिला हुआ है, कि जिनको आप पानी पी पी के कोसते थे, आज आप उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। आप लोग बोलते थे कि यू वर द विसल ब्लोअर्स, कि आपने जो आम आदमी पार्टी का कथित, देखिए बड़े जिम्मेदारी से हम लोग बात रखते हैं, हम लोग उसको एलिज्ड लिकर स्कैम बोलेंगे, क्योंकि जब तक वो साबित नहीं हो जाता, तो वहां पर जो ये कथित शराब घोटाला है, वहां पर तो आप बोलते थे कि पर्दाफाश करा है, तो वहां पर आप आज उनके साथ अगर हाथ मिला रहे हैं, तो वो बात आपको भी स्टैंड क्लियर करना चाहिए। आप लोग हाथरस की बात करते हैं, निश्चित बात है, हमने उसको भरपूर तरीके से पूरे दमखम से निकले थे बतौर पत्रकार, कि उसको उस मामले को आगे, उसमें जब विरोध करना था या जनता की नाराजगी आगे लेके जानी थी, या आक्रोश जो था उसको उजागर करना था, तो लेकिन साथ साथ हम लोग संदेश खाली की भी बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की भी बात करते हैं, हर एक वहां पर ये नहीं है उसमें कि ये आपके राज्य में हुआ या मेरे राज्य में हुआ या फलाने के राज्य में हुआ है। यहाँ पर किसी भी महिला के प्रति अगर कोई दुष्कर्म होता है, तो वहां पर ये सबका दायित्व बन जाता है। शासन प्रशासन का तो बाद में होता है, लेकिन पहले जनता जागरूक होनी चाहिए, उनको अपना दायित्व समझना चाहिए। अपने हक के लिए तो हम सड़क पे आ जाते हैं, हंगामे करने लग जाते हैं, लेकिन अपना जिम्मेदारी कब समझेंगे? लेकिन यहां पर देखिए, नेताओं से ये उम्मीद करी जाती है कि जो आप मुझे बात बोल रहे हैं टीना जी या आलोक जी, कि हम पत्रकारिता का धर्म निभाएं, तो नेताओं से भी हाथ जोड़ के ये आग्रह है, विनम्र पूर्वक विनती है कि आप लोग भी अपना धर्म निभाएं, आप भी संतुलन होके दोनों पहलुओं को उजागर करा करें। सिर्फ यहां पर ये शॉर्ट साइटेडनेस नहीं होनी चाहिए किसी तरह की, कि हम लोग एक तरफ का लगा के चश्मा लगा के देखें या बातचीत करें। यहां पर सारे पहलुओं को उजागर करना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। निश्चित बात है, यहां पर कोई राम राज्य नहीं आ गया, यहां पर अभी सफर काफी लंबा है। जो भाजपा की कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि आज जो ये लोग 240 पे जितने बड़े बड़े दावे करे थे 400 पार हो जाएंगे, और मैंने तो शुरुआत, आज की चर्चा शुरुआत उस अहंकार के शब्द से करी, तो वो भी आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए था। और यहां पर अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हम संविधान की दुहाई देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो वहां पर साथ साथ हमें ये भी संदेश देना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर नेता हैं तो रोल मॉडल हैं, आदर्श समझा जाता है। एक आम आदमी, मेरे जैसा एक आम आदमी नेताओं को रोल मॉडल समझता है, वो उनसे उम्मीदें लगाता है कि आप हमारे सपने भी पूरे करेंगे जो अधूरे रह गए, उन कामों को मुकम्मल करेंगे जो अधूरे हैं, और साथ साथ आप अच्छी नजीर पेश करेंगे। तो यहाँ पर एक फर्म स्टैंड होना चाहिए कि आप लोग ये बोले आगे आकर कि यहाँ पर हिंदुस्तान में कभी वो दिन नहीं आएगा, हम वो दिन आने नहीं देंगे कि बांग्लादेश बनेगा। हमें अपने महान मुल्क पे बड़ा नाज है, फक्र है, और यहाँ पर हम मिलजुल कर ऐसे जो भी अलगाववाद हैं या हम उनके नापाक मंसूबा पर पानी फेरेंगे, तो वहां पर बात समझ आती है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता को सब समझ है। आज की 21वीं सदी की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, उसको पता है कि आप लोग नेता जब वो ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, पटरी से उनकी बातें अलग हो जाती हैं या समझ के परे हो जाती हैं, तो वो वहां पर उनको आड़े हाथ लेती है जनता। जब वो लोकतंत्र का महापर्व आता है और आपने अच्छा प्रदर्शन करा है, निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो हम लोग तो हर एक मंच पे पिछले 10 वर्षों से बोल रहे हैं कि हमारा
विपक्ष मजबूत हो, मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज उठाए लोकतंत्र के मंदिर में। और अब अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी एक अच्छे मजबूत नेता बनके आगे आ रहे हैं और सत्ता बिल्कुल, पक्ष और में जो है इस समय लोकसभा में भी वो विपक्ष भाजपा के की नेता है, सरकार। तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अब कहीं न कहीं राहुल गांधी का चेहरा देखा जाने लगा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से अब उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया है, निसंदेह उन्होंने उनकी राजनीति भी परिपक्व हुई है, उनके सवालों में भी अब हम वो मैच्योरिटी देख पाते हैं और कई त बातें वो रखते हैं पूरे आंकड़े के साथ, आकलन के साथ, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। टीना जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आलोक जी का एक रिएक्शन ले लेती हूँ। बताइए आलोक जी, जिस तरीके की बात यहाँ अभी चल रही थी, वो चाहे सेलेक्टिव राजनीति को लेकर हो, महिलाओं के मामले में लेकर हो, फिर वही वाली बात है कि किस तरीके से देश के राजनीतिक दल हैं, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ पाएँगे। अब बात यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी की नहीं है, ये पूरी राजनीतिक दलों की ज़िम्मेदारी है कि मुद्दों पर तो कम से कम एक साफ-सुथरी राजनीति की जा सके। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कह रहा हूं कि विपक्ष सेलेक्टिव राजनीति कर रहा है, राजनीतिक गेन के लिए राजनीति कर रहा है। हम भारतवर्ष के विकास की राजनीति करते हैं। आज हमने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी किया है भारत को। आज हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के हर वर्ग को मिल रही है। तो हमारे कसनी और करनी में अंतर नहीं है, कहीं भेदभाव नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के लिए एक विपक्ष मजबूत होना चाहिए, मैं इस बात को स्वीकारता हूं और इस बात का हितैषी हूं कि एक स्वतंत्र लोकतंत्र हो चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में अगर विपक्ष में आप हैं तो आपका कुछ कर्तव्य बनता है। एक्सपोज कीजिए, डिपोज कीजिए, लेकिन प्रपोज भी कीजिए। तो ये लोग एक्सपोज कर देते हैं, उसके बाद डिपोज और प्रपोज से भाग जाते हैं। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ विपक्ष का रोल नहीं है। ये इसकी कमी है और कमी लोकतंत्र में देखने को मिल रही है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर। अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है तो जहां जहां अत्याचार हुआ है सब जगह जाना चाहिए। कोई गया नहीं गया, आप तो नहीं गए। तो ये सेलेक्टिव राजनीति या किसी एनकाउंटर में किसी दुर्दांत अपराधी का मारे जाने पर जातिगत रंग देना, ये सब शोभनीय राजनीति नहीं। अपेक्षा करते हैं के सामने बेदाग का शासन किया है, कोई उठी है, कोई केस नहीं दर्ज हुआ है, उसी तरीके से ये लोग भी बेदाग छवि के लोग बने। क्योंकि अभी जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं पल्लवी जी, सब बेल पे हैं, किसी न किसी केस में बेल पे हैं। अब उसकी क्या परिणति होगी, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, ये मैं नहीं जानता हूँ, ये कोर्ट का मामला है। लेकिन राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, पी चिदम्बरम बेल पर, अशोक गहलोत बेल पर, सचिन पायलट बेल पर और अन्य भी बहुत लोग बेल पे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व बेल पर नहीं है। 10 वर्ष का स्कैम रहित सरकार हमने दिया है, भारत को मजबूत बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, विदेश में डंका बजा दिया है भारत का, अपने नेतृत्व के सामने बड़े बड़े देशों को झुकने को मजबूर किया है। तो ये सारी चीजें भारत को अगर आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो विपक्ष का भी सकारात्मक योगदान होना चाहिए। टीना जी, उसकी कमी है। आप देखिए, हाँ, ये एक तस्वीर है आर्यन मिश्रा की। ये हरियाणा के फरीदाबाद के गोरक्षकों ने आर्यन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी और उन्होंने क्या कहा कि ये मुस्लिम समझ के हमने इसकी हत्या कर दी। आप सोचिए कि यही राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि देश में केरोसिन छिड़कने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया, और वही हम कह रहे हैं कि लगातार नफरत की राजनीति किसने शुरुआत की। यही लोग समाज के अंदर इस तरीके के बटेंगे कटेंगे जैसे बयान देते हैं तो इस तरीके के हादसे होते हैं। उस आर्यन मिश्रा के पिता ने क्या कहा कि मैं बेबस हूं, मुझे पता है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा। और लगातार इस देश के अंदर जो ये घटनाएं हो रही है उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष में, जो बार बार ये अहंकारवश बोल रहे हैं, इतने अहंकारवश
इनकी वजह से ये सब इन सब की वजह से ये सब हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार हम तो हरियाणा से, हमारे यहाँ तो नूह में लगातार हिंसा हुई, वो उसके पीछे कारण क्या है? हमारे यहाँ तो शांति प्रिय प्रदेश कहा जाता है, वहां पर हिंसा हुई, मणिपुर में लगातार हिंसा हुई। ये कह रहे हैं कि अरे साहब, भारत के बाहर डंका बज रहा है, आप अपने स्टेट का तो चिंता नहीं कर पाए। आज तक देश के प्रधानमंत्री मणिपुर गए क्या? डंका बज रहा है, कौन सा डंका बज रहा है और कहाँ बज रहा है? और आप बता तो दीजिए कि वो डंका दिख नहीं रहा है हमें, वो बताइए कि कहाँ बज रहा है। सर बोलने भर गिर, ये सिर्फ बोलने के बातूनी बतूले लोग हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, ये सिर्फ भाषणों तक सीमित है। आप बताइए कि अगर आपका इतना डंका बज रहा है तो आप क्यों नहीं 1.5 साल से अधिक समय से वहां पर शांति नहीं हो पाई स्थापित? आज भी एन बीरेन सिंह इधर से उधर घूम रहे हैं, कभी गवर्नर से मिल रहे हैं, कभी किससे मिल रहे हैं, क्यों नहीं शांति स्थापित हो पाई? इनसे कोई पूछे। और यूपी में आपने देखा कि इनकी वजह से लगातार बुलडोजर तंत्र जो इनका है कि कुछ भी हो, अब न्यायपालिका न्याय नहीं करेगी। इनके यहाँ तो एक नया न्यायपालिका खुली है, इनके यहाँ योगी जी के यहाँ एक बुलडोजर तंत्र है, उससे ये न्याय कर देते हैं। तो इन्होंने सब संस्थाओं को जिस तरीके से ध्वस्त करने का काम किया है, और ये भी सिर्फ इस सरकार देश के अंदर जो तानाशाही लाना चाहते हैं इन्होंने किया है वो। और अब हम तो जनता इंतजार कर रही है कि कुछ समय के बाद ये सरकार जाए, क्योंकि इनसे तौबा कर ले, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर नफरत फैलाई है। और इस नफरत के दौर में राहुल गांधी जी ने एक मरहम लगाने का काम, जिसे कहे कि रूई के फाये से जो कि एक मोहब्बत फैलाने का काम राहुल गांधी ने किया, और बहुत जिम्मेदारी से वो अपना कर्तव्य निभाया। ये लोग तो लगातार आप देखिए कि इस तरीके के बयानों से कितना असर पड़ता है। अगर आप एक ऐसे सत्ता में अगर आप इतने समय से हैं, तो आपको एक व्यवस्था करनी चाहिए कि जिस तरीके से लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार बंद होने चाहिए, लेकिन कोई ऐसे प्रावधान नहीं है। बोल के चले जाते हैं लाल किले की प्राचीर से महिलाओं की सुरक्षाओं पर मुझे मैं चिंतित हूँ, देश की राष्ट्रपति कह देती है मैं भयभीत हूँ। कितने शर्म की बात है कि देश की राष्ट्रपति ये बयान दे रही है कि मैं भयभीत हूँ। तो एक आम महिला का, ठीक है हम तो पॉलिटिक्स में, आम महिला का क्या हालत होगी? क्या वो विश्वास कर पाएगी? क्या वो घर से बाहर निकल पाएगी? तो ये समझने की जरूरत है कि इस तरीके की ओछी राजनीति करने की बजाय कुछ प्रावधान करिए, कुछ निर्णय लीजिए कि आपकी सिर्फ आपके भय और भयभीत कहने से कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला। ऐसे तो कोई भी आके कह दे, हम भी सरकार में रहे हैं, हम भी आके कह देते। उस समय मनमोहन सिंह साहब थे, कह देते कि मैं बहुत भयभीत हूँ कि देखिए निर्भया हो गया इस देश के अंदर। लेकिन एक जिम्मेदारी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी होती है कि अकाउंटेबिलिटी लेने का, जिम्मेदारी लेने का, जवाबदेही लेने की, जिम्मेदारी लेने की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इनकी इच्छा शक्ति नहीं, इनकी मंशा सिर्फ ये है कि देश के अंदर जो है वो तानाशाही लागू हो जाए, और इनके जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके की घटनाओं में सलिप्त पाए जाते हैं। कोई एक हम बार बार कह रहे हैं कि संरक्षण देने का काम करते हैं। अगर आर्यन मिश्रा जैसे, और लगातार आप देखेंगे कि सिर्फ आर्यन मिश्रा ही नहीं, ऐसे कितने ऐसे केसेस होते हैं जो हमारे सामने ही नहीं आते होंगे, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नफरत फैला रहे हैं। और ये जितनी नफरत फैलाएंगे राहुल गांधी जी, उतनी मोहब्बत इस देश में फैलाए, उतनी इससे अधिक मैं कहूंगी कि वो मोहब्बत इस देश में फैलाएंगे। और वो कहते भी है कि मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, उनकी दुकान जो है वो इतनी सक्सेसफुल हुई, मोहब्बत की दुकान, कि आज जब भी वो कहीं जहां पे भी जाते हैं, मुझे लगता है कि महिलाएं जो उनके जो गले लगते हैं और उनसे जो अपनी समस्याएं बताती हैं, उसके पीछे कारण यही है कि कोई भी महिला अगर किसी पुरुष के गले लगकर और उससे जो अपना हाथ पकड़कर अपनी मजबूती से अपनी समस्या बताती है, तो वो एक विश्वास है। उस नेता पर लोग भरोसा जता रहे हैं, उस नेता पर एक मैकेनिक जो है वो भरोसा जता रहा है, उस नेता पर एक कुली, एक उबर का ड्राइवर भरोसा जता रहा है कि हाँ मेरी समस्या कोई सुन रहा है, तो वो राहुल गांधी है। वो देश के प्रधानमंत्री तो ठीक है अपना चश्मा लगाकर निकल जाते हैं विदेश दौरा करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी विदेश भी जाते हैं तब भी वहां छात्रों से चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं। और मुझे लगता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब मैं डिग्रियों पर किसी से सवाल नहीं उठाना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो एक अच्छा शासक बनता है, और वो इस समय राहुल गांधी अपनी बहुत अच्छी से भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो संसद से लेकर सड़क तक, और संसद से लेकर सड़क तक जो जिम्मेदारी निभाता है वही असलियत में नेता होता है, और वही नेता जो है वो जनता के बीच दिल में जगह बना पाता है। आप मीडिया के माध्यम से और एक छवि गढ़ी जो की गई थी, उसमें आप कुछ समय के लिए तो आप दिलों में राज कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो लाइफ टाइम, जिसे कहें जीवन काल, वो छवि मुमकिन नहीं रह पाती है। और वो छवि इसीलिए देश के प्रधानमंत्री की धूमिल हुई है। ग्राफ गिरा है कि अगर एक समय में मोदी जी हर बात पर कहते थे, हर चैनल पे, ठीक है मीडिया उनको खूब दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वो, जिसे मैं कहती हूँ कि अपने घर की बेटी कहने वाले, हमने तो नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं कहा कि विनेश हमारी घर की बेटी है, लेकिन उस समय तो
सेल्फी खिंचाने के लिए यही भागे भागे गए थे और यही कहते थे कि मेरे घर की बेटी है, उसको न्याय देने का, उसके साथ खड़े होने का काम किसने किया? उसका साथ देने का काम प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया और वो आज हमारी पार्टी में शामिल हुई। लेकिन इनके यहाँ पेट दर्द हो गया कि भाई ब्रजभूषण जो है, जो एक आरोप है जिसके ऊपर कितनी सेक्शन धाराएं लगी हुई है, मीडिया उसको जगह दे रहा है। यही विडंबना है और इसी बात का हमें खेद है कि ऐसे व्यक्ति को तो मीडिया भी कवर कर रहा है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज दे रहा है और जो जिस महिला के साथ जिसे कहें जंतर मंतर से लेकर पेरिस तक जिसने इतना लंबा संघर्ष किया, आप उसको ट्रोल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय मीडिया को भी एक बार संज्ञान लेना चाहिए, मीडिया को भी अपना चश्मा साफ करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जिसकी छवि, जिसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं, उसको इतना कवर देने की बजाय आप ये पूछिए कि आप इनको सजा कब देंगे और कब भारतीय जनता पार्टी उनको पार्टी से निकालेगी, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जो ये कह रहे थे अच्छा हुआ विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल नहीं मिला। ऐसे व्यक्ति के ऊपर, जो खिलाड़ी के लिए ऐसी बात बोल सकता है, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और उसके ऊपर उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ऐसा क्योंकि मैं खुद कह रही हूँ कि कोई तो ऐसा राज है ब्रजभूषण के पास जो मुझे लगता है कि अमित शाह और मोदी जी इतना डरते हैं, जो उनको पार्टी से बाहर निकालने से डर रहे हैं। और लगातार मैं फिर से आपके जन्म के माध्यम से एक बार फिर से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो नेता हैं वो एक जननायक के रूप में इसलिए भी उभरे हैं क्योंकि जनता उन पर विश्वास कर रही है और वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। वो जनता के मुद्दे, एक्चुअल मुद्दे उठा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि 1 लाख लोगों को पॉलिटिक्स में लाइए और ये करिए। अरे जो आपके अपने कार्यकर्ता हैं वो तो दरी बिछाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आप तो कांग्रेस के नेताओं को जो हमारी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उनको तो आप मौका दे रहे हैं, उनको तो आप राज्यसभा भेज रहे हैं, उनको तो आप लोकसभा भेज रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं। लगातार गए हैं, उसका असर तो दिखा ही है टीना जी। लगातार जनता के जी बीच में राहुल गांधी गए, अचानक से पहुंचे, तो उसका असर दिखा ही है और सोशल मीडिया पर भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी क्योंकि उनकी इस तरह की राजनीति को युवा बहुत पसंद करे। विपिन जी, क्योंकि समय बहुत कम है तो इसलिए आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान ने कितना काम किया है? देखिए, वही वाली बात है, घूम फिर के सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। मैं आलोक जी आग्रह करूंगा कि आप भी ये बात जरा जो मैं अब विचार रख रहा हूं, क्योंकि ये टीना जी तो सुन ही रही हैं, आप भी सुने, बड़ा जरूरी है। देखिए, आजादी के बाद कौन सत्ता पे काबिज रहा इतने वर्ष? 60 साल का कांग्रेस का शासन, वहां पर क्योंकि आपने बोला कि कह देने से, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। टीना जी, आप बड़ी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। और देखिए, गरीबी हटाओ किस नेता ने नारा दिया था, तो आप पूछिए उन गरीबों से कि जो फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं या लोगों ने जो अपना खाना बाहर रखा होता है वो उसकी तरफ इंतजार में होते हैं कि कब वो झूठा खाना है वो उनको मिलेगा, उन गरीब लोगों को। जातिवादी हटाओ और भी किसने नारा दिया था? यहाँ पर ये क्या भी याद गरीबी दिला हट गई? तो ये बातें सारे नेताओं पे लागू होती है। आज की जो आवाम है 21वीं सदी की, वो जागरूक है, वो जानती है कि नेताओं, मैं सारे सबकी बात नहीं कर रहा, और ये नहीं कि सारे, वो दोनों पहलू है सब नेताओं में। कुछ अच्छी खूबियां हैं, कुछ अच्छे कीर्तिमान स्थापित करें सब नेताओं ने, कांग्रेस ने का भी योगदान है, भाजपा का भी, समाजवादी का भी, सब में। जब अगर आपको जनता का जनादेश मिला है तो आप, और कुछ खामियां हैं जो मंथन करना चाहिए, जिसपे आपको काम करना चाहिए सारे नेताओं को, राजनीतिक दलों को, तो आप लोग एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते हैं, वो भी स्वाभाविक है, इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। आपसे ये उम्मीद तो करेंगे नहीं कि आप दूसरों के गुणगान करें, लेकिन यहाँ पर ये मंथन करने की आवश्यकता है। जैसे आपने बोला टीना जी कि यहाँ पर क्या मोदी जी तो सिर्फ बोल देते हैं, या आपने राष्ट्रपति जी के बारे में बोला कि वो बोल रही हैं भयभीत। देखिए, बड़े सम्मान पूर्वक एक बात बोलूंगा कि यहाँ पर ये बात सबको मंथन करने की आवश्यकता है कि यहाँ पर जो कोई भी कार्य अगर होता है, खासतौर पे अगर महिला के खिलाफ होता है, तो वहां पर तो हमें एक मंच में होना चाहिए। वहां पर सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म क्यों करें, या वहां पर एक जगह मूर्दर्शक बन जाए? तो यहाँ पर ये जो एक तो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म है, अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, या हमारा फलाना राजनीतिक दल, अलाई पार्टनर्स नाराज ना हो जाए, या वोट बैंक नाराज ना हो जाए। तो यहाँ पर मुझे लगता है इससे ऊपर उठना चाहिए, राजनीतिक स्तर जो है ऊपर होना चाहिए अब, क्योंकि जनता आपसे काफी उम्मीदें लगा के बैठी है, सारे नेताओं से, राजनीतिक दलों से, और खासतौर पे जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर जुमलेबाजी की बात है, आप बोलते हैं सिर्फ वो महज कहने से क्या होगा, ऐसे तो नारे बड़े बड़े सरकारों ने दिए। यूपी में एक नारा चला था, यूपी में दम है क्योंकि यहाँ जुर्म कम है। तो वहां पर क्या हुआ था, किस नेता ने बोला था, बॉयज विल बी बॉयज, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये बातें नहीं, मुझे लगता है ये सब नेताओं की खामियां भी है। कोई अच्छी बातें जो करी है वो उसकी निश्चित बात है, तभी वो सत्ता पे काबिज हुए,
लेकिन यहाँ पर अभी वर्तमान के दौर पे जनता उम्मीद लगा के बैठी है कि कोई विकास की बातें करे, सकारात्मक बातें करे। ये बोले कितने नए एक्सप्रेसवेज बने, हम लोग शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी ने एक अच्छी पहल करी निस्संदेह, हाँ, लेकिन ये बात नहीं है कि आपने अगर 2 अच्छे कार्य कर दिए उसके बाद आप पे अगर कुछ गंभीर आरोप लगते हैं तो आप उसको पल्ला झाड़ दें। यहाँ पर सबको कटघरे में खड़े होने की आवश्यकता है कि यहाँ पर अगर किसी के भी, और आगे आना चाहिए। नरेंद्र मोदी पे भी जब ये बोला गया था कि यहाँ गुजरात दंगों पे, वो अलग बात है कि उनको फिर उसके बाद क्लीन चिट मिली, तो लेकिन यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर जनता को अगर आप जनार्दन मानते हैं और जनता के जनादेश को स्वीकार करिए और ये समझिए कि जो कमी पेशी रह गई, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन वापसी करी। पहले कर्नाटक में जो विधानसभा के चुनाव थे, फिर हिमाचल में, और अब जनता उम्मीद लगा के बैठी है कि आप मजबूती से आगे आएंगे। आप के जो नेता हैं प्रतिपक्ष, वो अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। इस समय जो सरकार की, मोदी सरकार की जो खामियां एनडीए सरकार की, उनको उजागर कर रहे हैं, तो एक कॉर्नर कर रहे हैं, कॉर्नर करने का काम कर रहे हैं, जो पहले कार्यकाल में नहीं हुआ 2014-2019 में। तो अब वो अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अच्छा संदेश ये देना चाहिए दोनों। मैं एक बात बोलूंगा भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को कि यहाँ पर अभी आप लोगों से जब जनता को उम्मीद है तो कृपा करके ऐसी कोई बातें ना करें जिससे जनता हताश हो जाए, बिल्कुल मायूस हो जाए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपसे उम्मीदें भी लगा के बैठे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप एक फर्म स्टैंड लें, ना कि आप लोग कुछ ऐसी बात गोलमोल करके चले जाएं कि जनता बड़ा उससे मायूस हो जाती है, बहुत डिसअपॉइंटेड होती है। बिल्कुल, राजनीतिक दल अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करते हैं विपिन जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही कहा था। अब राहुल गांधी की राहें आगे कितनी मुश्किल और कितनी आसान होने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। तो आपको बता दें कि जिस तरीके की राजनीति इन दिनों राहुल गांधी कर रहे हैं, उसकी तारीफ खुद अब स्मृति ईरानी ने की है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और इसीलिए आज हमने इस मुद्दे पर बात की थी कि राहुल गांधी के लिए अब आने वाले समय में क्या। वैसे देखा गया है कि प्रतिपक्ष के नेता बनने वाले जो अधिकांश लोग हैं वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अभी इसके लिए थोड़ा लंबा संघर्ष करना होगा। परिपक्व राजनीति और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को उन्हें अभी और साबित करना होगा, अपनी स्वीकार्यता उन्हें और बढ़ानी होगी। निश्चित ही राहुल गांधी का कद बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अब वो खुद एक कद्दावर नेता की तरह राजनीति करने भी लगे हैं और अपनी जिम्मेदारी भी समझने लगे हैं। राहुल को देश भर में निकाली यात्राओं और चुनाव प्रचार में जो उन्होंने भूमिका निभाई है, उसने काफ़ी मजबूती दी है, उनके कद को बढ़ाया है। राहुल की राजनीति को चमकाने में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो भारत जोड़ो यात्रा रही, उसके अलावा मणिपुर से मुंबई तक उन्होंने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और अब तो वो नेता प्रतिपक्ष है, तो उनकी एक और नई यात्रा चल रही है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं, आने वाले समय में किस तरीके से उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा, और क्या वाक़ई में वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुँच पाएँगे? क्या वाक़ई में उन्हें उतनी स्वीकार्यता मिल पाएगी जितनी कि कभी नरेंद्र मोदी को मिली थी? तो ये तमाम जो बातें हैं, ये भविष्य में जाकर साफ़ हो पाएँगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तो देश-विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क।